हाँ जी, तो कैसे हो सब। राजस्थान के लोकगीत है ना। तो कल अपन ने देखा, शुरुआत करी थी लोकगीतों की। लोकगीतों में अपन ने देखा कि पहली बार लोकगीत होते क्या है ना। परिभाषा देखी थी अपन ने, उसके बाद विशेषताएं है ना, क्राइटेरिया देखा था कि आखिर लोकगीत होते क्या हैं, किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये लोकगीत है। विशेषताएं देखी थी विभिन्न, और बहुत सारे या फिर कई महापुरुषों ने जो उनको टैग दिया है या फिर उपमा दी है, जो संज्ञा दी है या फिर जो भी कोई परिभाषा दी है, वो भी अपन ने देखा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उपमा मतलब तुलना भी करिए किसी किसी से, और कौन सी बुक में क्या लिखा है, ये सब अपन ने देखा था। ठीक है, तो लोकगीतों में वैसे मैंने प्रकार आपको बता दिए थे कि जैसे कि व्यावसायिक प्रकार के, क्षेत्रीय प्रकार के, जनसाधारण के लोकगीत है ना, और उनमें भी अलग अलग प्रकार से वापस विभाजित किए थे अपन ने कि व्यावसायिक कौन से थे, क्षेत्र के आधार पर कौन से थे। जिस प्रकार भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर क्षेत्र 4 देखते हैं अपन है ना, पर्वतीय है ना, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थल है ना, और पठारी। लेकिन इसमें अपन ने क्या देखा था, पठारी इंक्लूड नहीं था, मैदानी था, पर्वतीय था और मरुस्थलीय था है ना। और इधर देखे थे अपन ने जनसाधारण के लोकगीत। जनसाधारण में भी वापस बहुत सारे कई प्रकार के, जैसे धार्मिक लोकगीत है ना, उसमें भी अपन ने देखा था, जैसे तेजा टेर है ना, पाबू जी के गीत है ना, जो बाकीदास ने लिखे थे, और पाबू जी के सोरठे रामनाथ ने लिखे थे है ना। और जैसे कि तेजा टेर हो गया, बिना वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। लावणियां देखी थी है ना, मतलब किन्हीं देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। चिरजा किसे कहते हैं, चारण देवियों के जो गीत होते हैं या फिर जो लंबे गीत होते हैं देवियों को, उनको चिरजा। फिर ऋतुओं के आधार पर देखे थे अपन ने है ना, विभिन्न मौसम ऋतुओं के आधार पर है ना, सर्दी गर्मी बरसात। और फिर उसके बाद देखे थे संस्कार के आधारित है ना, संस्कार पर आधारित। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं ना, उनमें जो किस किस टाइम क्या क्या होता है, जैसे विवाह है, अंत्येष्टि है, उस समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, लगभग ये सारे अपन ने देखे थे। ठीक है, प्रकार अपन ने बता दिए थे। आज अगर वैसे क्वेश्चन आता है तो उनमें से आता है कि किसने क्या टैग दिया है ना, या फिर प्रकार कौन से प्रकार में जाएगा, या फिर ये आता है कि नाम दे दिया जाएगा लोकगीत का और बोले इसकी विशेषताएं बताइए, तो वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। अच्छा, एक बात ये है कि जो हरजस मैंने बताया था है ना, किसमें, धार्मिक प्रकार के लोकगीतों में पढ़ा था अपन ने। मैंने ये बोला था कि कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत सारी किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। हरजस नाम से ही स्पष्ट है, हर यानी हरि है ना, मतलब रामकृष्ण मान लो, और जस मतलब उनका यशोगान किया जाता है ना। तो क्या सगुण भक्ति के हो रहे हैं ना ये, हाँ। लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति की या फिर किसी विशिष्ट या वरिष्ठ या फिर प्रसिद्ध वृद्ध व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तब भी गीत गाए जाते हैं हरजस है ना, शेखावाटी क्षेत्र में। और निर्गुण भक्ति के गीतों को भी हरजस कहा जाता है। ये बहुत सारी जगह ऐसे भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा आपका। वैसे अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, ये चीज मैंने आपकी क्लियर कर दी। ठीक है, अब राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, ठीक है, उनमें से आगे अपन पढ़ रहे हैं कि कौन सा लोकगीत की क्या विशेषताएं हैं। केसरिया बालम है ना, राजस्थान का राज्य गीत है ये है ना, राजस्थान का राज्य लोकगीत है। क्या है, अच्छा ये यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं, बाद में यहाँ देती हूँ। ठीक है, राजस्थान का राज्य लोकगीत है। ठीक है, अगर और विशेषता पूछी जाए तो ये प्रधान गीत है राजस्थान का। ठीक है, शैली अगर पूछी जाए तो ये मांड शैली में गाया जाता है। ठीक है, मांड शैली कल मैंने आपको बताया था, मांड शैली, मारू शैली, सोरठे है ना, अलग अलग विभिन्न प्रकार से गाए जाते हैं। जैसे कि वीर रस प्रधान है, किसी में श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, तो मांड शैली का संबंध मतलब कि जो जैसलमेर क्षेत्र है ना, उसको पहले मुख्य रूप से जैसलमेर क्षेत्र को पहले मांड कहा जाता था। ठीक है, बाद में ये मांड शैली यहीं पर विकसित हुई और धीरे धीरे कालांतर में सब जगह फैल गई, मतलब मारवाड़ में है ना। तो मांड शैली जैसलमेर की थी। मांड शैली का मतलब होता है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगारिक रूप में इसमें गीत गाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है मरु राग सुना है ना, उसमें वीर रस प्रधान होता है, और श्रृंगार रस, ये श्रृंगारिक रस प्रधान किसमें होता है, मांड शैली में। ठीक है, लोकगीत जिनमें कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है ना, विशेषताएं बता रही हूँ। अपने लोक जो गीत है उनमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, पशु पक्षियों को है ना पारिवारिक सदस्य माना गया है। अगर आप आगे अपन पढ़ेंगे अभी, जैसे कि सुवटियो है ना आएगा कि कागा पशु पक्षी के माध्यम से जो पत्नी है अपने पति को संदेश भेज रही है ना। हमारे लोकगीतों में हुआ यूं कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुए थे
उनमें भी लोगों में चेतना का प्रचार प्रसार किया था इन लोकगीतों ने, है ना। जैसे कि पंछीड़ा, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जी गीत, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। इसके अलावा हमारे लोकगीतों में वीर रस का समावेश भी मिलता है, श्रृंगार रस का समावेश भी मिलता है। वीर रस मतलब मरुराग, है ना, और मांड राग मतलब श्रृंगार रस, ठीक है। हमारे लोकगीत आदर्श पति पत्नी के प्रेम पर आधारित हैं और उनमें अश्लीलता नहीं पाई गई है ना। श्रृंगार रस का समावेश है, आदर्श पति पत्नी के प्रेम पर आधारित है, अश्लीलता नहीं है। जबकि आप सुन लो भोजपुरी सॉन्ग, है भाई, सुनने में कितने खतरनाक लगते हैं वो। तो ये हमारे लोकगीतों की विशेषता अगर पूछी जाए ना, तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। जैसे कि निराशा में भी आशा का संचार करते हैं। आप मतलब यूं कभी आपका मूड अपसेट हो रहा हो ना, कभी ये सुन लेना, मांड राग वाले, है ना, मरु राग वाले सुनोगे तो भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अभी लेकर मतलब तलवार लेके खात्मा कर दो लोगों का, ऐसे मतलब आप में जोश आ जाएगा। श्रृंगार रस से संबंधित मतलब मांड राग के सुनोगे आपका मूड फ्रेश होगा, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी थी क्या थी विशेषताएं। केसरिया बालम जो कि राजस्थान का राज्य लोकगीत है, राजस्थान का प्रधान लोकगीत है, ठीक है। मांड शैली में ये गाया जाता है, ठीक है। इसके अगर प्रमुख कलाकार पूछें केसरिया बालम की, तो वो है अल्लाह जिलाबाई। कौन है? अल्लाह जिलाई बाई, जिनका संबंध कहां से है? जिलाई बाई, ठीक है, जिनका संबंध है बीकानेर से, ठीक है। ये मुख्य कलाकार की बात कर रही हूँ, बाकी कई सारे कलाकार हैं। एक है गौरीबाई जो कि पाली की हैं, एक गौरीबाई बीकानेर की भी है, एक गौरीबाई पाली की भी है। मांगी बाई जो कि उदयपुर की है। अच्छा, मांगी बाई उदयपुर। इसमें ये बात बता दूं मैं आपको कि केसरिया बालम जो गीत था वो सबसे पहले तो गाया था अल्लाह जिलाई बाई ने बीकानेर की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया? मांगी बाई ने, ठीक है। वो कहाँ की थी? उदयपुर की थी, ठीक है। और तो लोकगीत की एक और ये भी विशेषता हो गई कि हमारी संस्कृति को, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी संस्कृति को क्या प्रदर्शित किया इन्होंने, है ना, ये चीज। मांगी बाई हो गई उदयपुर की। एक है जमीला बानो जोधपुर, ठीक है। जमीला बानो क्या है? जोधपुर। एक है बन्नो बेगम जयपुर। ये सभी कलाकार हैं केसरिया बालम वाले के, है ना, या फिर मांड शैली के। एक है बतूल बेगम। अगर आप अखबार डेली पढ़ते हैं तो उनमें आपने देखा ही होगा बतूल बेगम, बतूल बेगम। इन्हें मांड गायन शैली से संबंधित है, या फिर मांड गायन शैली में 8 मार्च 2022 को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? नारी शक्ति पुरस्कार। डेट देखो आप, क्या चूज करिए इन्होंने? 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों लिख रहे हैं इनका नाम? क्योंकि ये मांड गायन शैली से संबंधित है, ठीक है। तो केसरिया बालम के बारे में ये चीज है, ये आपको नोटिस करनी है, ठीक है। इसके बाद है कुरंजा। कुरंजा गीत हैं। वैसे तो इनको मारवाड़ का संदेशवाहक भी कहा जाता है। मारवाड़ की स्त्रियों का संदेशवाहक, या फिर मारवाड़ की स्त्रियों का संदेशवाहक, या फिर मारवाड़ की महिलाओं का संदेशवाहक, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुरंजा पक्षी के माध्यम से ऐसा लोकगीतों में बताया गया है कि जो मारवाड़ की स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपने पति को, परदेश रहे हुए पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है। किसके माध्यम से? कुरंजा पक्षी के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने टर्म यूज करी है, क्या? परदेश। इस परदेश का मतलब आप ये मत समझो कि भाई पुराने, अभी तो हम यहीं के यहीं हैं, थोड़ा अपने शहर को छोड़ के भी बाहर नहीं गए। और उस टाइम लोग प्रदेश, है ना, सॉरी परदेश मतलब कि विदेश में जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश का संबंध है यहाँ पर, जैसे कि अभी अपन नॉर्मल ये नाम सुनने को मिलते हैं, मालव क्षेत्र, है ना, मालवा, सौराष्ट्र, जो कि राजस्थान और गुजरात का मतलब सम्मिलित भाग था, है ना। तो वहीं जाते थे, मतलब लगभग कोई प्रदेश गया है, राजस्थान वाले अगर बोलेंगे, पत्नी बोलेगी अपने पति के लिए वो प्रदेश गए हैं, तो कहा मालवा क्षेत्र, ये मुंडा आ गए, है ना। तो ये मतलब जो है, तो प्रदेश का मतलब यही होता था। तो अपने लोक गीतों में एक और विशेषता जुड़ गई, क्या? कि उस समय की आर्थिक स्थिति का वर्णन भी मिलता है। कहाँ पर? लोकगीतों में। आर्थिक स्थिति कैसे? कि इंसान कमाने के लिए प्रदेश जा रहा है, मतलब दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर रहा है वो कमाने के लिए, मतलब कि यहाँ पर आर्थिक संसाधन उतने उपलब्ध नहीं है, है ना, जिनसे कमाई की जा सके। तो एक ये भी दर्शाता है कि उस समय अपनी आर्थिक स्थिति कैसी थी, मतलब राजस्थान की, ठीक है।
तो ये चीज एक और विशेषता जुड़ गई यहाँ पे। कुरंजा पक्षी को मारवाड़ की स्त्रियों का संदेश वाहक कहा जाता है। ये एक, अच्छा मैं इसको हटा देती हूँ, ये आपने उतार ही लिए होंगे। मारवाड़ की स्त्रियों का संदेश वाहक कहा जाता है, ठीक है। कुरंजा पक्षी एक प्रवासी पक्षी है, ठीक है। कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक नाम जो है वो है डेमोसाई क्रेन, और ये सारस की ही एक प्रजाति है। सारस, साइबेरियन सारस, नाम सुना है ना, सारस की ही एक प्रजाति है। साइबेरियन सारस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साइबेरिया से आते हैं प्रवास करने, ठीक है। इसको डेमोसाइल क्रेन, ये भी सारस की ही एक प्रजाति है। मुख्य तौर पर कुरंजा जो पक्षी आते हैं वो कहाँ से आते हैं? साइबेरिया, मंगोलिया या फिर मध्य एशिया से, मेनली सर्दियों के टाइम पर, है ना, क्योंकि वहां पर सर्दियां बहुत पड़ती है। साइबेरिया जो कि रूस का पूर्वी भाग है, बिल्कुल मतलब निर्जन टाइप से मान सकते हैं कि रूस के पश्चिमी साइड में बहुत सारी जनता रहती है। जो भी जनता निवास करती है लगभग 95%, 5% इधर साइबेरिया साइड में है। साइबेरिया तो पूरा खाली पड़ा है इवन, है ना, तो बर्फी जमी रहती है वहां पे, है ना। तो उन सर्दियों से बचने के लिए कुरंजा पक्षी वहां से प्रवास करते हैं और भारत के पश्चिमी साइड में आते हैं, है ना, या फिर राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जैसे कि मारवाड़ क्षेत्र में, क्योंकि वहां मतलब कि थोड़ा गर्मी भी रहेगी, सर्दियां जो थोड़ा नियंत्रित वातावरण रहेगा, है ना, तो समन्वय स्थापित कर पाएंगे और ये प्रजनन कर पाएंगे, ठीक है। तो सर्दियों के टाइम आते हैं। प्रवास का जो मुख्य कारण होता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो भी प्रवास करता है, किस कारण से करता है? या तो अपनी लाइफ स्टाइल में मतलब उच्च स्तर का जीवन जीना चाहता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है कि यहाँ पर उसकी अच्छी कमाई नहीं हो रही है, तो जाते हैं ना लोग दुबई वगैरह, कनाडा, अमेरिका, अच्छे से पैसा कमा के लाते हैं, है ना। तो इसलिए लोग ये करते हैं। प्रवासी पक्षियों का अगर पूछा जाए कि क्यों प्रवास करते हैं, तो पहली चीज तो इनकी हो गई प्रजनन, है ना। दूसरी चीज कि सर्दियों के कारण वहां पर भोजन की उपलब्धता भी कम हो जाती है, तो भोजन, ठीक है, ये दो मेन आवश्यकताएं होती है। और तीसरा है मौसम, इतनी सर्दी में वो नहीं जीवन निर्वाह कर ही नहीं पाते हैं ना, सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुरंजा पक्षी का इवन खींचन गांव फलोदी, है ना, कहाँ पर है? खींचन गांव फलोदी में, वहां पर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है ना। प्रजनन केंद्र मतलब वहां पर जो भी है इनकी किस्म या फिर नस्ल जो भी बोल दो, हाइब्रिड टाइप की, है ना, तो उस हिसाब से भी करते हैं। और खींचन का प्रजनन केंद्र मतलब अगर वैसे तो आते ही हैं प्रवास करके वो, और इधर प्रजनन करके जाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर प्रजनन केंद्र, है ना, जिसके बारे में अनुसंधान कर पाए, वो भी स्थापित किया गया है। मारवाड़ में ही क्यों स्थापित किया गया है? ये फलोदी, पहले जोधपुर, है ना। तो क्यों स्थापित किया गया है कि अभी मैंने बताया आपको कि पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं वो, राजस्थान के, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर, है ना, इसलिए मैंने बताया विशेषताओं में कि पशु पक्षियों का, है ना, और पेड़ पौधों का, है ना, क्या मानवीकरण किया गया है, पारिवारिक सदस्य माना गया है हमारे लोकगीतों में, ठीक है। तो कुरंजा पक्षी को ये बोलती है ना, प्रवास के समय वापस जाते हैं ना कि भाई मेरे पति को भेजना है ना, तो परदेश पति के पास संदेश भेजती है कौन? पत्नी, किसके माध्यम से? कुरंजा पक्षी के माध्यम से। इसके बाद आ गया सुमटियो। सुमटियो मतलब होता है तोता। तोते को स्थानीय भाषा में, है ना, राजस्थान के क्या बोलते हैं? सुमटियो। इसमें भी महिलाएं, है ना, तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है, ठीक है। संदेश मतलब क्या? तोते के माध्यम से। नॉर्मल स्त्रियां तो किसके माध्यम से भेज रही है? कुरंजा। और तोते के माध्यम से भेजती है भील स्त्रियां, ठीक है। इसमें जनजातियों को भी डिफाइन किया गया है कि भाई अगर तोता उड़ के जाएगा तो वो किसका? ओनली ऑन किसका? भील स्त्री का ही संदेश लेके जाएगा। अगर कुरंजा गया है तो वो भीलों का ही लेके जाएगा, किसका? बाकी महिलाओं का लेके जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो, ऐसे भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। ये संदेश भेज रही है, तो ये गीत को किस चीज में की श्रेणी में अपन ये करेंगे? तो विरह श्रेणी। मांड गायक शैली तो है, ठीक है, लेकिन मांड में भी श्रृंगार से संबंधित क्या है? विरह, विरह के लोकगीत। एक तो होता है संयोग, मतलब पति पत्नी जब पास होते हैं, है ना, मिलन होता है, और एक होता है विरह, मतलब कि पति अलग है पत्नी अलग है और दोनों को एक दूसरे की याद आ रही है, याद कर रहे हैं भयंकर, वो वाली चीज है, ठीक है। इसके बाद है मोरियो। मोरियो जो लोकगीत है तब गाया जाता है कि जो कोई लड़की है ना,
ये आपने उतार लिया होंगे। कोई लड़की है, उसका संबंध तो तय हो चुका है, संबंध मतलब कि सगाई तो हो चुकी है उसकी, लेकिन शादी अभी होना बाकी है। शादी मतलब विवाह होना बाकी है और सगाई कर दी। मान लो सगाई हो गई है, 4 महीने हो गए, शादी हो नहीं रही है, मतलब सावा निकल नहीं रहा है, सावा चल नहीं रहा है, और उसका मन है कि भाई शादी हो, जल्दी से मुहूर्त निकले हो, मेरी शादी हो, तो ये गाया जाता है मोरियो कि लड़की का संबंध तो तय हो गया है, मतलब सगाई हो गई है, लेकिन विवाह नहीं हुआ है। ये राइट है, मतलब संबंध तय हो गया लेकिन विवाह नहीं हुआ है अभी तक। और कब गाया जाता है? तो रात्रि के पहर में गाया जाता है, रात्रि के अंतिम पहर में। आप मेरे को ये कमेंट में बताओ कि कितने पहर होते हैं कुल, दिन में भी और रात में भी और कुल मिला के। अंतिम पहर का मतलब है कि छोरे को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। रात को नॉर्मली अपन सो जाते हैं ना 9-10 बजे तो, लेकिन इसको नहीं आ रही है, 3-4 बजे तक इसको नींद नहीं आ रही है, 2-3 बजे तक। क्या हो रहा है मन में कि मेरी सगाई तो हो गई है, जल्दी से मुहूर्त निकले, है ना, निकलवा रहे हैं भैया पापा, लेकिन जल्दी से निकले और मेरी क्या हो जाए शादी, और फिर मैं यही दिन कहाँ रहूंगी? अपने पिया जी के गए, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाता है। इसके बाद है कागा। कागा आपने सुना होगा, अपने घर जब मेहमान आता है ना, तो जब कोई पात्र है जो चूल्हे के ऊपर रखा होता है और नीचे से जब वो अग्नि प्रदर्शित करता है, चमकने लगता है, तो अपन ऐसे बोलते हैं भाई मेहमान आने वाले हैं। एक और बोलते हैं जब कौवा बोलता है ना, अपने घर के किसी वृक्ष पर, आंगन के कौवा बोलता है, अपन कहते हैं कि भाई आज तो पावना आवा रहा है ना, मतलब कि मेहमान आने वाले हैं। हमारे मेवाड़ क्षेत्र में बोलते हैं पावना, है ना। पावना मतलब बहुतों के होता है जमाई, लेकिन हमारे पावना का मतलब होता है मेहमान, ठीक है। ये पावना होते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। तो कागा 2 चीजों में गाया जाता है कागा लोकगीत, एक तो मेहमान के आने पर, मेहमानों के आने पर, ठीक है, और एक गाया जाता है, ये याद रहे, और एक कब गाया जाता है कि कागा मतलब कौवे को उड़ाकर जो पत्नी होती है ना, वो पति के आने का शगुन मनाती है। पहले क्या मोबाइल थोड़ी होते थे कि भाई फोन कर दिया, मैसेज कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, चिट्ठियां भी इतना कोई ये होता नहीं था एक्सचेंज, है ना। तो फिर क्या फील होता था कि भाई औरत को यूं होता था कि यहाँ तो क्या कोई बर्तन चमक मार रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि कौवा आके टर्रा रहा है, बैठा है, तो उसको उड़ाती है कि जल्दी से उड़ और जल्दी उनको आने दे, है ना। तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे आने वाले, मतलब या तो आज आ जाएंगे, कल शाम को ही आ जाएंगे, या फिर 2-3 दिन में आने ही वाले हैं, ठीक है। तो अपने पति के आने का क्या करती है? शगुन मनाती है। पति के आने का क्या करती है? शगुन मनाती है। किसके? कागा लोकगीत के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद है बधावा। बधावा आपने सुना होगा, खास करके कोई शुभ कार्य करके संपूर्ण किया जाता है शुभ कार्य, तब ये बधावा होता है। बाकी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन एक टर्म में जब यात्रा जाते हैं ना गांव के लोग, है ना, कोई यात्रा पूरी 4 धाम, अमरनाथ वगैरह, अमरकंटक करके आते हैं, फिर उनको बधावा करते हैं ना, फिर ही उनको गढ़ लेके आते हैं, है ना। और शादी होती है, आपको पता हो तो शादी में जैसे ही बहू को लेकर जाते हैं वापस, है ना, लड़के के घर पे, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है घर में, पहले किसी दूसरे के घर में रखेंगे, है ना, कोई आस पड़ोस के घर में, फिर उसको बधावा करके फिर लेके आते। तो किसी शुभ कार्य के संपन्न होने पर, क्या विवाह शुभ कार्य नहीं है? यात्रा शुभ कार्य नहीं है? तो शुभ कार्य के संपन्न होने पर क्या किया जाता है? बधावा गीत गाया जाता है। इसके बाद है कामण, ठीक है। कामण गाया जाता है विवाह के समय, ठीक है। क्यों गाया जाता है? तो ये जो दूल्हा होता है या फिर वर होता है, इसको जादू टोनों से बचाने के लिए, जादू टोने से बचाने के लिए, ठीक है। जादू टोने मतलब जब शादी हो रही है तो दूल्हा थोड़ा मेकअप से करके फूटरो लगता तो यही ना, तो फिर मतलब क्या है कि वर को, हमारे दूल्हे को नजर नहीं लग जाए, है ना, अच्छे से इसकी शादी संपन्न हो जाए, नहीं तो भाई इतना अच्छा लग रहा है, नजर लग जाएगी इसके, भाभी काजल भी लगाती है ना, तो नजर नहीं लग जाए, उसके लिए क्या करते हैं? कामण गीत गाए जाते हैं, ठीक है, कि क्या हो सके हमारे दूल्हे को नजर नहीं लगे, ठीक है। उसके बाद है सीठने। सीठने होते हैं, आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जैसे ही बारात आती है ना, तोरण मारते हैं, ठीक है, देशी लैंग्वेज में समझना, बारात आती है, तोरण मारते हैं, तोरण मारने के बाद वधू के घर पर एक कमरे में माया बिठाई होती है, माया मतलब लक्ष्मी, है ना,
तो वहां पर जाके वो हथलेवा करते हैं ना, पंडित जी वहीं पर हथलेवा करवाते हैं। तब तक सारे लोग बाहर ही खड़े रहते हैं, अंदर सिर्फ 3 जने होते हैं, पंडित जी और दूल्हा और दुल्हन, और पीछे दुल्हन की एक और लड़की रहती है जो कि उसका घूंघट घूंघट सही कर रही होती है, कहीं कुछ ऐसे वैसे है ना, टीका सही कर रही है, कहाँ कमरबंद सही कर रही है, ठीक है। तो 4 जने 3 जने ये होते हैं। बाकी जो औरतें होती हैं, जो बारात में आई होती है औरतें, या औरतें ही गाई जाती है, औरतों द्वारा ही गाया जाता है मेनली, तो आदमी तो गाएंगे नहीं। तो बारात की औरतें एक तरफ हो जाती हैं और जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं वो एक तरफ हो जाती है। ये एक टाइप से कंपटीशन होता है वधु पक्ष की ओर से और वर पक्ष की ओर से, ठीक है। क्या होता है, और गाली गीत, ठीक है। जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं वो ताने दे देकर, गालियां दे देकर उनको बोलती है कि आप तो ये नहीं लेके आए, ये नहीं आए, और हमने तो ऐसा सोचा था, आप ये ऐसे निकल गए। और वो वापस वो क्या दिल पे नहीं लेते, उनको सीरियस नहीं लेते हैं, सिर्फ वो मनोरंजन के लिए किया जाता है कि जब तक वो अंदर हथलेवा कर रहे हैं ना, लगभग 15-20 मिनट का काम होता है, तब तक ये बाहर क्या करती है, मनोरंजन, तो ऐसे बातें होती है। तो सीखने मतलब एक प्रकार के गाली गीत होते हैं, ठीक है, जो कि विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है। कब गाए जाते हैं, तो बारात के आने पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है पावना गीत। अभी बताया मैंने कि हमारे तो ये बोलते हैं, लेकिन लोकगीतों में बताया गया है कि जो पावना है ना, मतलब अपन बोलते हैं ना जमाईसा, जब मान लो लड़की की हो गई है शादी के बाद उसकी कर दी है विदाई, है ना। विदाई के बाद जब वो वापस आती है पहली बार, कहाँ पर, अपने पीहर, तब जमाईसा भी के साथ आते हैं ना, आते हैं। तो जब वो जमाईसा आते हैं, है ना, तो पहले तो उनको बधाव करते हैं कि एंट्री दिलवाते हैं कि आप आ जाओ। उसके बाद ये गीत गाए जाते हैं, मतलब है ना क्या, शादी के बाद, विवाह के बाद, जब जमाई के ससुराल आने पर, ससुराल हो गया ना उनका भी, तो जमाई के ससुराल आने पर एक गीत गाया जाता है। भाई औरतें ही गाएंगी, औरतों के द्वारा ही गाया जाएगा, ठीक है। ओडियो होता है, और इसको अन्य गीत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोयलड़ी या कोयल गीत, ठीक है। ओडियो गीत जब होता है कि भाई लड़की की विदाई हो गई है, विदाई के समय गाया जाता है या फिर विदाई के पश्चात गाया जाता है, ठीक है। ओडियो गीत में ये होता है कि औरतें या फिर महिलाएं, उस परिवार की महिलाएं, जैसे माँ है, बहन है, काकीसा हैं, सभी याद कर रही हैं कि भाई चली तो गई है, हमें छोड़ के वापस कब आएगी, हमें तो याद आ रही है तेरी, है ना, क्योंकि इससे पहले कभी रहे नहीं बिना उनके, अब चली गई है छोड़ के, तो वापस कब आएगी। तो वो ओडियो मतलब कि ओडियो आ रही है तेरी, है ना, याद आना को बोलते हैं ओडियो आना, ठीक है, देशी लैंग्वेज पे, राजस्थानी लैंग्वेज में। तो ओडियो मतलब कोयल रीडिंग या फिर विदाई के समय गाए जाते हैं। विदाई किसकी, अब लड़के की तो होगी नहीं, किसकी होगी, लड़के की, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिखी। जोरावा गीत जो संबंधित है वो भी किसी की याद में गाया जाता है, किसी की याद में बोल रही हूँ, ना तो मैं बोल रही हूँ पत्नी की याद में, ना पति की याद में, ना फिर किसी अन्य व्यक्ति की याद में, है ना फिर बेटी की याद में, किसकी याद में, किसी की याद में गाया जाता है। और किस क्षेत्र में, जैसे जोरावर और जैसे जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर क्षेत्र में मैंने लिए गाया जाता है और किसी की याद में गाया जाता है, किसी की याद में। वो पति को पत्नी की याद आ सकती है, पत्नी को पति की आ सकती है, प्रेमी को प्रेमिका की आ सकती है और प्रेमिका को प्रेमी की आ सकती है, भाई को बहन की आ सकती है, बहन को भाई की आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, ठीक है। तो किसी की याद आने पर क्या गाया जाता है, जोरावा गीत गाया जाता है जैसलमेर में। इवन कहीं ना कहीं तो ये भी लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं तो कि किसी की मृत्यु हो जाती है ना, कोई छोड़ के चला गया हमको, मतलब बिल्कुल स्वर्गवासी हो गया, उसके बाद हमें उसकी याद आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं, वो जोरावा। मतलब वो गीत कौन सा है, किसी की याद मृत्यु के पश्चात आती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, जोरावा। अब है हिचकी, बैरण आवे हिचकी, है ना। हिचकी जो गीत है कि उसको याद आ रही है, ठीक है, किसकी याद आ रही है, लड़की को या फिर प्रेमिका को, अपने प्रेमी की या पति की। हिचकी आ रही है उसको कि क्या आप मुझे याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं तो आपको कर रही हूँ। और वैसे नॉर्मली अपने क्या, जब कोई हिचकी आती है, ये होता है नॉर्मली, कहीं होता नहीं होता, अपने राजस्थान में तो होता है कि अगर छींक आ रही है ना, तो कोई भी काम कर रहे हैं अगर, तो वो करते करते रुक जाएंगे कि 2 मिनट तो रुक जाए यार, इसने अब शगुन कर दिया है। और हिचकी आ रही तो भाई कोई तो याद करे मैंने, है ना, फिक्स है, अगर हिचकी आई है तो भाई वो मेरे को याद कर ही रहा है।
तो मतलब कि लड़की है अगर पत्नी है तो समझती है मेरा पति मुझे याद कर रहा है, प्रेमिका है तो समझ रही है मेरा प्रेमी मुझे याद कर रहा है ना। तो जब कोई किसी को याद करता है तभी हिचकी, मान लो कोई लड़की है प्रेमिका है उसको याद मतलब हिचकी आ रही है, तो वैसे वो गीत गा रही है कि मतलब हिचकी आ रही है मतलब मुझे कि आप मुझे याद कर रहे हो। तो अच्छा लगा ये हिचकी आने पर मुझे कि आप